हमने ग्रुप 14 में आई थिंक लेक्चर नंबर 2 है, कार्बन मोनोऑक्साइड तक कर लिया था। ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन हम कर रहे थे और कार्बन मोनोऑक्साइड कर लिया था। जैसा मैंने आपको कहा ग्रुप 14 में अभी मेनली आपको सिलिकॉन पे फोकस करना है, बट थोड़ा बहुत कार्बन के बारे में भी हमें जानना है। तो कार्बन में कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन मैंने आपको कराया था। अब आगे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में आज थोड़ी सी बात करेंगे, एंड देन विल गो टू सिलिकॉन एंड इट्स कंपाउंड। सो कार्बन डाइऑक्साइड से स्टार्ट करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड तो बड़ा जनरल है, हम सब जानते हैं। एक दो इन्फॉर्मेशन है इसमें जो एग्जाम में आता है, जैसा उसको देख लेंगे। प्रिपरेशन, CO2 बनता कैसे है? किसी भी बाइकार्बोनेट को अगर हम हीट करेंगे, देन दैट डिकम्पोजेज टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अगर वो बाइकार्बोनेट अल्कली मेटल का हो, एक्सेप्ट लिथियम बाइकार्बोनेट, अगर वो अल्कली मेटल का बाइकार्बोनेट हो, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, रुबिडियम बाइकार्बोनेट, अगर उसे हम हीट करेंगे तो वो करस्पॉन्डिंग कार्बोनेट में कन्वर्ट होगा और CO2 देगा। बाय थर्मल decomposition of bicarbonates and carbonates. अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 लेते हैं और इसे अगर हम हीट करते हैं, देन इट गिव्स सोडियम कार्बोनेट, वाटर and CO2 gas. That will be true for all alkali metal bicarbonate except lithium bicarbonate. lithium bicarbonate मैंने anomalous behavior में भी बताया था alkali metal में, फिर से अभी बताऊंगा। तो अगर पोटेशियम बाइकार्बोनेट भी लेते हो KHCO3 और इसको अगर हीट करते हो तो ये देगा K2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। लेकिन लिथियम बाइकार्बोनेट, लिथियम का मैग्नीशियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप है, तो ये ग्रुप 2 के बाइकार्बोनेट कार्बोनेट जैसा बिहेव करेगा। इसे पहले हीट करोगे तो ये लिथियम कार्बोनेट तो बनाएगा, लेकिन ये अनस्टेबल है। और वैसे भी फजांस रूल लगा दोगे, स्मॉलर साइज ऑफ लिथियम के वजह से इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएगा, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। सो दिस ऑन हीटिंग डिकम्पोजेज फर्दर टू Li2O एंड CO2। लेकिन अगर यहाँ पे कैल्शियम बाइकार्बोनेट लेते हैं, इसे अगर हीट करेंगे तो लिथियम बाइकार्बोनेट जैसा सिचुएशन होगा। ये पहले कैल्शियम कार्बोनेट जो कि अनस्टेबल होगा, प्लस H2O प्लस CO2, और ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट फर्दर डिकम्पोज करेगा इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2। समझ गए? Bicarbonates and carbonates, metal bicarbonates and carbonates बेसिक सॉल्ट हैं,
कार्बोनिक एसिड वीक एसिड है, हम सब जानते हैं। तो अगर उसका किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सोडियम कार्बोनेट ले लो, सोडियम बाइकार्बोनेट ले लो, कैल्शियम कार्बोनेट ले लो, ये सब बेसिक सॉल्ट के कैटेगरी में आएगा, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड। और इसलिए अगर उसमें डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 डालोगे तब भी CO2 प्रोड्यूस होगा वाया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट लें और इसमें HCl ऐड कर दें, देन इट विल गिव CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। इसी तरह से अगर हम कोई बाइकार्बोनेट लेते हैं NaHCO3 और इसमें अगर हम HCl ऐड करते हैं, देन इट गिव्स NaCl प्लस H2O प्लस CO2। तो ये भी इनफैक्ट फर्स्ट मेथड का ही एक्सटेंशन है। कार्बोनेट से ही तो बना रहे हो, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट से बना रहे हो, हीट कर दो या उसको स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ ट्रीट कर दो। तीसरा, दैट इज वेरी सिंपल, कंबशन ऑफ कार्बन एंड और हाइड्रोकार्बन। कार्बन या हाइड्रोकार्बन का कंबशन करेंगे तो CO2 बनेगा। सो कंबशन ऑफ कार्बन और हाइड्रोकार्बन्स। कार्बन डाइऑक्साइड में बड़ा बेसिक सा चीज़ है, ये सब आपको पता ही होगा वैसे तो कार्बन को अगर हम ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं देन इट गिव्स CO2। और हाइड्रोकार्बन ऑल्सो, कोई हाइड्रोकार्बन ले लेते हैं C4H10, इसको अगर ऑक्सीजन के साथ हीट करेंगे कंबशन रिएक्शन 4CO2 प्लस 5H2। एक और मेथड होता है इसमें, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। सुक्रोज का फर्मेंटेशन जब करते हैं तो पहले ग्लूकोज फ्रुक्टोज बनता है और वो फिर फर्दर आगे फर्मेंट होके इथानॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड देता है। अगर फर्मेंटेशन ऑफ शुगर, अगर C12H22O11 की फर्मेंटेशन करें इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट, एंजाइम जो इसमें यूज होता है ईस्ट होता है, तो ये पहले C6H12O6 C6H12O6 एक ग्लूकोज होता है और एक फ्रुक्टोज होता है। और ये फिर फर्दर आगे डिकम्पोज हो जाता है, इसको बोलते हैं बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन। ये फर्दर आगे डिकम्पोज होता है टू गिव 2C2H5OH एंड प्लस 2CO2। चेक करोगे ये बैलेंस रिएक्शन आपको मिलेगा। यही मेथड होता है मोलासेज से इथानॉल बनाने का। इथानॉल अल्कोहल आजकल बड़ा चर्चे में है, सैनिटाइजर। वैसे सैनिटाइजर में प्रोपानॉल ज़्यादा यूज होता है। सो फर्मेंटेशन ऑफ शुगर, तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड मैन्युफैक्चर या प्रिपेयर होते हैं। अब आ जाओ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज ऑफ CO2। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर, अगर हम नॉर्मल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट लगाएं तो कार्बन डाइऑक्साइड में इस कार्बन पे sp हाइब्रिडाइजेशन है, 2 सिग्मा बॉन्ड, कोई लोन पेयर नहीं, और इसलिए ये एक लीनियर मॉलिक्यूल होगा। लेकिन इसमें जो 2 पाई बॉन्ड है उसमें कुछ पॉइंट्स हैं, क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से जरा सा उसको हम देखते हैं।
अगर आप देखें कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन sp, कार्बन एक्साइटेड स्टेट में 2s1 2p3 होता है, या इसको आप देख सकते हैं इस तरह से 2s1 एंड 2p3। sp हाइब्रिडाइजेशन में इस कार्बन का सिर्फ 2 ही ऑर्बिटल यूज हो रहा है, एक s और एक p, और 2 p ऑर्बिटल पाई बॉन्डिंग में जाएगा, एंड पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय पैरेलल p ऑर्बिटल्स। और मान लो ये अगर px है तो ये py होगा, ये pz होगा। तो अगर हम देखें तो कार्बन के दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल तो 2 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ, और इसके पास 2 परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल है, py एंड pz। मान लो py इस ऑक्सीजन के py के साथ बॉन्ड बनाया, तो दूसरा ऑक्सीजन का pz ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड बनाएगा इस कार्बन से। पॉइंट हम समझना चाह रहे थे कि कार्बन पे जो 2 पाई बॉन्ड हैं वो परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। The 2 pi bonds are in perpendicular plane. That is important. अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एलीन की स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ाया होगा तो ये वहाँ पे ज़्यादा वोकल वे में आता है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे आइसोमरिज्म, तो देखेंगे एलीन के बारे में बहुत सारी चीज़ें हम जानेंगे, एलीन बाइफिनाइल वगैरह। तो एलीन का स्ट्रक्चर इससे कोरिलेट होता है। सो इट हैज 2 pi bonds at carbon in perpendicular plane। समझ गए? तो ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब आ जाओ इसी स्ट्रक्चर से रिलेटेड रेजोनेंस। कोई पूछे कार्बन डाइऑक्साइड में रेजोनेंस होता है क्या? बिल्कुल होता है। ये है कार्बन डाइऑक्साइड का न्यूट्रल लुईस डॉट स्ट्रक्चर, और अगर हम चाहें तो इसमें रेजोनेंस दिखा सकते हैं, और इससे ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। ड्यू टू दिस रेजोनेंस, यहां जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो C ट्रिपल बॉन्ड O से ज्यादा होता है और C डबल बॉन्ड O से कम होता है। C ट्रिपल बॉन्ड O का बॉन्ड लेंथ, ये जस्ट वैल्यू में केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, आपको क्वालिटेटिवली याद रखना है। ये लगभग 110 पिकोमीटर होता है, और C डबल बॉन्ड O का बॉन्ड लेंथ 121 पिकोमीटर के करीब होता है, और यहां पे ये 115 पिकोमीटर होता है, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड से बड़ा, डबल बॉन्ड से छोटा। तो हम कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड में C डबल बॉन्ड O, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर देन नॉर्मल C डबल बॉन्ड O बट वीकर देन C ट्रिपल बॉन्ड O, and that is due to resonance giving partial triple bond character to carbon oxygen bond। समझ गया? तो ये एक दो स्ट्रक्चर में पॉइंट है। कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम पढ़ रहे हैं तो थोड़ा इसके स्ट्रक्चर को माइन्यूटली देख रहे हैं। ये एक बात हो गई। दूसरा,
एसिडिटी, कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये H2CO3 देता है, जिसे हम कार्बोनिक एसिड कहते हैं, एंड दैट कार्बोनिक एसिड इज अ वीक डाइबेसिक एसिड। ये एक वीक डाइबेसिक एसिड है। इसकी आयनाइजेशन को आयनिक इक्विलिब्रियम में मैंने आपको इस पे प्रॉब्लम भी कराए थे, तो अभी हम कंबाइन ही दोनों इक्विलिब्रिया को लिख दे रहे हैं इनऑर्गेनिक के एंगल से। ये एक वीक डाइबेसिक एसिड है। CO2 is non-combustible. Combustion is oxidation, एंड कार्बन ऑलरेडी इसमें हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया है +4, यानी फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। सो इट्स नॉन कंबस्टिबल। अब देखो इसकी ये नॉन कंबस्टिबिलिटी एंड ग्रेटर मॉलिक्यूलर मास देन ऑक्सीजन, ये दोनों मिलके इसको एक एक्सटिंग्विशर गैस बना देता है। एक्सटिंग्विशर गैस का मतलब आग बुझाने वाला गैस। अच्छा, मॉलिक्यूलर वेट ऑक्सीजन से ज्यादा होने से क्या फायदा होगा? जब आप इसको स्प्रे करोगे फायर पे तो ये हेवियर होने की वजह से ऑक्सीजन को डिस्प्लेस करेगा। लोअर लेवल में, ग्राउंड लेवल में ये गैस भर जाएगा और वहां से ऑक्सीजन गायब हो जाएगा। ऑक्सीजन गायब हो जाएगा तो कंबशन बंद हो जाएगा। अब प्लस ये खुद जलता नहीं है। नॉन कंबस्टिबल, हेवियर देन ऑक्सीजन, hence used in fire extinguisher। अच्छा, ऐसे ये मैं एक जनरल नॉलेज बताता हूँ CO2 का, अभी इसी से रिलेटेड है। अक्सर सुनते होंगे कि सीवेज की सफाई करने के लिए मेन होल में म्युनिसिपैलिटी के एम्प्लॉय, सफाई कर्मचारी उतरे और बेचारे कई बार उनकी डेथ हो जाती है। उसका एक कारण इससे रिलेटेड है। सीवेज में ढेर सारे ऑर्गेनिक्स होते हैं और ऑर्गेनिक्स होते हैं, उनका बैक्टीरियल ऑक्सीडेशन हो रहा होता है और उस ऑक्सीडेशन से CO2 बनता है और CO2 मेन होल में भरेगा। CO2 ऑक्सीजन से भारी है तो मेन होल में जो ऑक्सीजन होगा उसको निकाल देगा, पूरा मेन होल भर जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड से। अब बताओ, उसमें अगर अचानक से कोई चला जाए तो उस बंदे को इमीडिएट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन बंद हो जाएगा कि नहीं? और इमीडिएट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन बंद हो जाएगा तो आप खुद ही समझ लो क्या होगा। राम नाम सत्य है। So carbon dioxide non-combustible, heavier than oxygen, hence used in fire extinguisher. Solid CO2 जिसे कि ड्राई आइस भी कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम कंडेंस करें तो ये सॉलिडिफाई हो जाएगा और उसका टेम्परेचर काफी लो होगा, माइनस में 180 के करीब। ड्यू टू दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड एज ए रेफ्रिजरेंट। कार्बन डाइऑक्साइड को रेफ्रिजरेशन, खास करके खाने पीने की चीज़ों को रेफ्रिजरेट करने के लिए यूज किया जाता है, जिसको हम फ्रोजन फूड बोलते हैं।
sublines at room temperature used as refrigerant in food ट्रांसपोर्ट, खास करके फूड ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरी जगह फूड को जो कि जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ें हैं उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम CO2 रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को अगर अल्कली मेटल के साथ, सोडियम, पोटेशियम, इन सब के साथ अगर हीट करो तो वहां पे CO2 का रिडक्शन हो जाता है, रिड्यूस्ड बाय अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम सोडियम के साथ हीट करें तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस कार्बन बन जाएगा। अगर इसको बैलेंस करना चाहते हैं तो यहाँ पे ले लो 2 सोडियम 4 लेना पड़ेगा, 4 इधर 2 ले लो, सोडियम बैलेंस, 2 3 जा 6 ऑक्सीजन, इधर 3 ले लो तो 3 इंटू 2 6 ऑक्सीजन हो गया, कार्बन 3, इसमें 2, 1 बैलेंस हो गया। ऐसे ही कैल्शियम के साथ भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे देखो रिडक्शन हुआ है +4 से 0। अल्कली मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। समझ गया? तो कार्बन डाइऑक्साइड में ज़्यादा कुछ नहीं है। अब इसके बाद इसमें एक यूजेज थोड़ा सा देख लेते हैं। यूजेज वैसे तो मैंने रास्ते में ही बता दिया। यूजेज, कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा यूज है यूरिया के मैन्युफैक्चरिंग में। यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया, यूरिया के मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। एज ए रेफ्रिजरेंट अभी बताया ही आपको। अगर आपको कुछ याद आता हो, सोडियम कार्बोनेट का प्रिपरेशन सॉल्वे प्रोसेस से, तो ये कास्टिक सोडा याद है ना, सोडियम कार्बोनेट का प्रिपरेशन, वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा, कास्टिक सोडा नहीं, वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा, सो यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कास्टिक सोडा KOH होता है, वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा बाय कौन सा प्रोसेस था याद है? सॉल्वे प्रोसेस। अल्कली मेटल में पढ़ा था हमने। और कोई यूज आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड का? कोक, पेप्सी, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, सोडा वाटर, सो in carbonated drinks, यहाँ पे CO2 यूज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड में इतने इंफॉर्मेशन मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन होता ही नहीं।
ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन में एक और पॉइंट मैं ऐड कर रहा हूँ, जस्ट एक ही इंफॉर्मेशन उसमें, एक और ऑक्साइड है दैट इज वेरी अनस्टेबल ऑक्साइड, कार्बन सब ऑक्साइड उसे बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है C3O2। ये बनता कैसे है? हाउ कार्बन सब ऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड? प्रिपरेशन, it is prepared by just one single reaction, मेलोनिक एसिड। मेलोनिक एसिड एक खास एसिड होता है, बताया होगा आपको। मेलोनिक एसिड को अगर हम फॉस्फोरिक एसिड के साथ हीट करते हैं तो मेलोनिक एसिड के डिहाइड्रेशन से कार्बन सब ऑक्साइड बनता है। मेलोनिक एसिड इज CH2 C डबल बॉन्ड OH COOH, इसी को कहते हैं मेलोनिक एसिड। इसको P4O10 के साथ अगर हीट करते हैं, अगर बैलेंस करना चाहते हो तो यहाँ पे 3 लगा दो तो ये बैलेंस हो जाता है। तो ये देगा C3 2C3O2, 1 2 3 कार्बन, 3 × 3 9, 3 बनेंगे, 2 नहीं बनेंगे। अब प्लस ऑक्सीजन को वाटर से बैलेंस कर दो तो 2 2 4 3 12 6H2O हो जाएगा, या 6H2O इसमें लग जाएगा तो ये 4H3PO4 हो जाएगा फॉस्फोरिक एसिड। तो मेलोनिक एसिड के डिहाइड्रेशन से कार्बन सब ऑक्साइड बनेगा। अब कार्बन सब ऑक्साइड के बारे में 2 बातें जान लो। स्ट्रक्चर एक तो 3 कार्बन 2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन टर्मिनल पे होगा, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। इसमें कार्बन सभी sp हाइब्रिडाइज्ड हैं, सभी sp हाइब्रिडाइज्ड हैं। मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं, 1 2 3 4, ये 4 पाई बॉन्ड है। आपको बताना है उनके प्लेन में रिलेशन किसके किसके, 1 2 1 3 1 4, फिर 2 3 एंड 2 4। इन पाई बॉन्ड्स में आपको रिलेशन बताना उनके प्लेन्स में। रिलेशन बिटवीन प्लेन्स ऑफ पाई बॉन्ड्स। अभी अभी मैंने आपको कार्बन डाइऑक्साइड बताया था, कुछ आपको उसी से आइडिया मिल जाएगा। ये इसका स्ट्रक्चर है, और अगर कार्बन सब ऑक्साइड C3O2 को हीट कर दो तो ये CO2 प्लस कार्बन में डिकम्पोज हो जाता है। समझ गया? तो ये है कहानी ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन की। दैट इज मोर देन सफिशिएंट। अब चलते हैं सिलिकॉन में, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। वैसे तो इसमें टिन और लेड भी है, लेकिन टिन एंड लेड आपको ग्रुप में नहीं पढ़ना है, ग्रुप 14 में नहीं पढ़ना है। आपको आईआईटी के लिए मेटलर्जी थोड़ा डिफरेंट तरीके से पढ़ना है। मेटलर्जी आईआईटी का सिलेबस अगर देखोगे तो मेटलर्जी उसमें अलग से एक टॉपिक है जिसमें 8 मेटल का एक्सट्रैक्शन करना है बाय 4 डिफरेंट मेथड। उसी में एक पेयर है आयरन एंड टिन, एक पेयर है कॉपर एंड लेड। तो टिन एंड लेड वहाँ पे मेटलर्जी में उसमें काफ़ी डेप्थ जाना होता है। तो यहाँ पे हम ग्रुप में अलग से उसको डिस्कस नहीं करते हैं, वो अलग से इंडिपेंडेंट
टॉपिक ही है एक्सट्रैक्शन ऑफ टिन, एक्सट्रैक्शन ऑफ लेड, कंपाउंड्स ऑफ टिन, कंपाउंड्स ऑफ लेड, दैट्स ए वेरी ह्यूज टॉपिक, मेटलर्जी उसका नाम है। तो अब चले हम सिलिकॉन के बारे में बात करेंगे। सिलिकॉन में 3 पार्ट्स में इसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो सिलिकॉन एलिमेंट, इसमें सबसे पहले सिलिकॉन का एक्सट्रैक्शन, प्रॉपर्टीज वगैरह ये सब देखना है। देन इसमें कंपाउंड आएगा सिलिकॉन्स, सिलिकॉन्स को एक कंपाउंड नहीं, फैमिली ऑफ कंपाउंड है। एंड देन सिलिकेट्स। इतनी बातें सिलिकॉन्स में हम करने जा रहे हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ सिलिकॉन्स। सिलिकॉन हमारे अर्थ क्रस्ट का, धरती का सेकेंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है, जानते हो? सेकेंड मोस्ट एबंडेंट, थर्ड कौन है? एल्यूमिनियम। सिलिकॉन इट इज द सेकेंड मोस्ट, अबाउट 28% होता है अर्थ मास का, मोस्ट abundant element of earth crust, second most abundant element of the earth crust। तो ये अर्थ क्रस्ट में मेनली किस फॉर्म में है? इतना है तो है किस फॉर्म में? सैंड, SiO2, जहां देखो रेत ही रेत, आधी दुनिया तो डेजर्ट है। सो जो डेजर्ट नहीं है वो पहाड़ है, सिलिकेट। इट इज मोस्टली प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सिलिका, सैंड एंड सिलिकेट्स। सिलिका एंड सिलिकेट्स, समझे ना? अब इसकी एक्सट्रैक्शन जाहिर सी बात है सिलिका में है तो सिलिका से ही करेंगे, सबसे ज्यादा तो सैंड में ही है। सो एक्सट्रैक्शन फ्रॉम सिलिका। सिलिका को हम कार्बन के साथ, ग्रेफाइट के साथ समवेयर अराउंड 2200 डिग्री, 2200 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं। थोड़े टेम्परेचर से कुछ नहीं होता सिलिका का। देखते हो सिलिका में, सैंड में पॉपकॉर्न बन रहा होता है, पॉपकॉर्न जितना मर्जी बना लो, सैंड नहीं जाता कहीं। यानी कि ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे सैंड का कुछ नहीं होता सिलिका का। सो सिलिका SiO2 को कार्बन के साथ समवेयर अराउंड 2200 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं। देन इट गिव्स सिलिकॉन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। याद रखना, एट सच ए हाई टेम्परेचर कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर टेम्परेचर 1200 केल्विन से कम होता है तो CO2 बनता है, 1200 केल्विन से ज़्यादा हुआ तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। इवन कार्बन डाइऑक्साइड को भी अगर 1200 केल्विन के ऊपर हीट कर दो तो डिकम्पोज करके कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन दे देगा। समझा? अब इसमें खास क्या है जरा सुनो। एलिमेंट्स का एक्सट्रैक्शन के मेथड्स के नाम हैं, कई मेथड्स आपको आगे बताएंगे। जैसा अभी मैंने बोला मेटलर्जी में 4 मेथड हैं, कार्बन रिडक्शन मेथड, सेल्फ रिडक्शन मेथड, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड एंड साइनाइड प्रोसेस।
तो कई बार नाम वगैरह मैचिंग के लिए आ जाता है कि सिलिकॉन का एक्सट्रैक्शन किस मेथड से होता है, तो उसमें ये आएगा, ये है कार्बन रिडक्शन मेथड, जिसमें कार्बन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज हो रहा हो। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं, इस मेथड को, इट इज नोन एज कार्बन रिडक्शन मेथड, इसको हम कार्बन रिडक्शन मेथड के नाम से जानते हैं। दूसरा पॉइंट, इसमें सिलिका हैज टू बी इन एक्सेस, बात को ध्यान से समझना, सिलिका हैज टू बी इन एक्सेस टू अवॉइड फॉर्मेशन ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड। अगर सिलिका एक्सेस में नहीं लोगे तो सिलिकॉन कार्बाइड बन जाएगा। क्यों? इट हैज टू बी इन एक्सेस। अगर एक्सेस में सिलिका को लेके रखोगे और कुछ सिलिकॉन कार्बाइड बन भी गया अगर मान लो, तो वो सिलिकॉन कार्बाइड सिलिका के साथ SiO2 के साथ फर्दर रिएक्ट करके क्या दे देगा? सिलिकॉन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। So to avoid formation of silicon carbide, इसे कार्बोरेंडम कहते हैं सिलिकॉन कार्बाइड को। इट इज हार्डर देन डायमंड, डायमंड को कट करने के लिए, डायमंड की पॉलिशिंग वगैरह के लिए इसे यूज करते हैं, लेथ मशीन में यूज करते हैं। So to avoid formation of silicon carbide, excess of silica has to be used। समझ गया ना? इससे जो सिलिकॉन मिलता है वो सिलिकॉन अराउंड 96 से 99% प्योर होता है। सिलिकॉन obtained here is 96 to 99% प्योर। आगे देखेंगे हाई प्योरिटी सिलिकॉन कैसे बनता है, इससे इंडस्ट्रियल ग्रेड लार्ज स्केल सिलिकॉन बनेगा। दूसरा फिर आता है बाय रिडक्शन ऑफ सिलिकॉन हैलाइड, हाई प्यूरिटी सिलिकॉन इज prepared by reduction of SiCl4 or SiHCl3 with Mg और जिंक। मैग्नीशियम, जिंक ये सब कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट है, और सिलिकॉन हैलाइड या SiHCl3 ये क्लोरोफॉर्म का इक्विवेलेंट है का अगर हम रिडक्शन करें मैग्नीशियम जिंक के साथ तो वो भी रिड्यूस होकर सिलिकॉन देता है, और इससे जो सिलिकॉन मिलता है उसकी प्यूरिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, हाई प्यूरिटी वाला सिलिकॉन इससे मिलेगा। समझा कैसे? SiCl4 को अगर Mg के साथ हीट करते हैं देन इट गिव्स सिलिकॉन प्लस MgCl2। समझ गया ना? MgCl2। इसी तरह से जिंक भी ले सकते हैं, SiHCl3 ले लो, इसके साथ जिंक ले लेते हैं, ऊपर भी जिंक ले सकते हैं, नीचे मैग्नीशियम भी ले सकते हैं। अगर इसको हीट करो then it gives silicon plus HCl plus ZnCl2।
तीसरा, बाय थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन को एक्सट्रैक्शन के टर्मिनोलॉजी में एक नाम देते हैं पायरोलिसिस। पायरोलिसिस का मतलब हीट करके तोड़ना, डिकम्पोज करना। बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ SiI4 और SiH4, सिलिकॉन आयोडाइड और सिलिकॉन हाइड्राइड को अगर हीट कर दो, देन इट डिकम्पोजेस टू गिव सिलिकॉन SiI4 को अगर हम हीट करते हैं, देन इट गिव्स सिलिकॉन प्लस आयोडीन। एक्चुअली ये प्यूरिफिकेशन ऑफ सिलिकॉन के लिए यूज होता है। क्या करते हैं, जो ऊपर फर्स्ट मेथड से सिलिका से सिलिकॉन बनाए, उसको पहले हम टेट्रा आयोडाइड में कन्वर्ट करते हैं, और सिलिकॉन आयोडाइड जो है ये वोलाटाइल होता है, तो उसको थोड़ा सा हीट करके हम कंडेंस कर लेते हैं दूसरी जगह में, और उस कंडेंसेट को प्योर फॉर्म में जब हम हीट करते हैं तो फर्दर डिकम्पोज करके सिलिकॉन और आयोडीन वेपर देगा, आयोडीन वेपर निकल जाएगा और सिलिकॉन आपको मिल जाएगा। समझा? तो हाँ, हम बात कर रहे थे कि ये प्यूरिफिकेशन के लिए यूज होता है। प्यूरिफिकेशन के लिए यूज होता है का मतलब, सिलिकॉन को पहले हम आयोडीन के साथ माइल्ड हीटिंग करते हैं, तो ये बन जाता है सिलिकॉन वेपर बन जाता, और उसको हम सेपरेट करके फिर डिकम्पोज करके और जिसमें हम किसी एलिमेंट को वेपराइज करके और फिर उसको डिकम्पोज करके एलिमेंट को, प्योर एलिमेंट को रिकवर करते हैं, वो एक नाम भी उसको दिया जाता है। इसको बोलते हैं वैन आर्केल मेथड। वैन आर्केल मेथड एक मेटल एक्सट्रैक्शन में जनरल मेथड होता है, जिसमें कि आप किसी एलिमेंट का प्यूरिफिकेशन करते हैं। कैसे? आप उस एलिमेंट को पहले एक वोलाटाइल कंपाउंड में कन्वर्ट करके इम्प्यूरिटी से सेपरेट कर लेते हैं, और फिर उस वोलाटाइल कंपाउंड को प्योर फॉर्म में आप हीट करते हैं, तो वापस वो अपने नेटिव एलिमेंट में डिकम्पोज करके वापस चला जाएगा, एंड बाई प्रोडक्ट्स वेपर फेज में होगा जो निकल जाएगा। तो ये हो गया। एक और मेथड इसका प्रिपरेशन का है, बाय रिडक्शन ऑफ Na2SiF6 with सोडियम। इससे सेमी कंडक्टर ग्रेड का सिलिकॉन, यानी कि मैक्सिमम प्यूरिटी वाला सिलिकॉन इससे बनता है। Na2SiF6 प्लस 4 सोडियम ले लो, ये 6NaF प्लस सिलिकॉन एंड मोस्ट प्योर सेमी कंडक्टर ग्रेड का सिलिकॉन इससे बनता है। नंबर 5 नहीं 4। अब आ जाओ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज ऑफ सिलिकॉन, सिलिकॉन की प्रॉपर्टी। सिलिकॉन एलिमेंट की प्रॉपर्टी में जो फर्स्ट पॉइंट है, याद करो सॉलिड स्टेट को। सॉलिड स्टेट में हमने पढ़ा था कि किसी भी एलिमेंट्स के सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट एनर्जी स्टेट में होते हैं, और एनर्जी स्टेट के बीच की स्पेसिंग डिसाइड करता है उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी।
तो सिलिकॉन के एनर्जी स्टेट्स के बीच का डिफरेंस कम होता मोर देन मेटल बट लेस देन नॉन मेटल, और इसलिए इसकी कंडक्टिविटी लेस देन मेटल बट मोर देन नॉन मेटल होता, एंड इट इज यूज्ड एज ए सेमीकंडक्टर. In solid state, energy levels are closely spaced. Closely spaced, hence act as semiconductor used in solar cell and electronic devices. सिलिकॉन की रस्टिंग वेदरिंग नहीं होती, लेकिन अगर हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे इसको, देन इट ऑक्सीडाइजेस टू सिलिकॉन. अगर सिलिकॉन को ऑक्सीजन के साथ हम हीट करते हैं तो ये तकरीबन 900 से 1200 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिएक्ट करके SiO2 बना देता है. लेकिन अगर एयर विच कंटेन बोथ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के साथ लगभग 1600 डिग्री सेल्सियस पे हीट करो तो मिक्सचर ऑफ सिलिकॉन ऑक्साइड एंड सिलिकॉन नाइट्राइड बनेगा. ये देखो फॉर्मूला मैंने कैसे लिखा है, नाइट्रोजन ट्राइवैलेंट, सिलिकॉन टेट्रावैलेंट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ वैलेंसी से फॉर्मूला बन जाएगा Si3N4. समझ गया ना. अब इसके बाद एक्शन ऑफ एसिड्स. सिलिकॉन पे किसी भी एसिड का कोई एक्शन नहीं होता, नॉट अफेक्टेड बाय एसिड्स. एक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस. एक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस. सिलिकॉन को अगर हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaOH एंड अदर स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जब ट्रीट करते हैं तो सिलिकॉन वहां पे रिएक्ट करके सिलिकेट बना लेता है. सो सिलिकॉन when heated with NaOH gives silicate evolving hydrogen gas. Action of हैलोजेंस. अगर सिलिकॉन को किसी भी हैलोजन के साथ हीट कर दो तो ये सिलिकॉन टेट्रा हैलाइड बना लेगा, सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड या सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड एक्सेट्रा. तो सिलिकॉन एलिमेंट में इतना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है. सिलिकॉन की मेनली प्रिपरेशन जो है वही थोड़ा इंपॉर्टेंट है. अब आ जाओ silicons and silicates, very important. सिलिकॉन्स. सबसे पहले सिलिकॉन्स है क्या?
सिलिकॉन्स पॉलीमर है, सिलिकॉन्स आर द पॉलीमर ऑफ silicon oxide, organosilicon oxide, silicon oxide with some organic functional group present on silicon. It is polymer of organosilicon oxides. It is obtained by the hydrolysis of, it is obtained by the hydrolysis of organosilicon halides. It is obtained by the hydrolysis of organosilicon halides. Organosilicon halides अब क्या हुआ, सबसे पहले तो वो देखो, RxSiCl4-X, यही है organosilicon halide. यहाँ पे x की वैल्यू लेस देन 4 होगी, जैसे CH3SiCl3, C2H5(2)SiCl2, C6H5(3)SiCl. दे आर ऑर्गेनोसिलिकन हैलाइड्स. इन्हीं की हाइड्रोलिसिस करने पे सिलिकॉन्स बनता है. तो सबसे पहले इसका फर्स्ट स्टेप होता है प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनोसिलिकन हैलाइड. वो कैसे बनेगा, तो सबसे पहले इट इज ऑब्टेन्ड इन ए टू स्टेप प्रोसेस. फर्स्ट preparation of organosilicon halides. देखो कैसे बनता है. सेकेंड स्टेप होगा हाइड्रोलिसिस. प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनोसिलिकन हैलाइड्स. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgCl को जब हम सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड के साथ ट्रीट करते हैं तो यहाँ से सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड में क्लोराइड का सब्स्टिट्यूशन अल्काइल ग्रुप से होगा और बनेगा RSiCl3 प्लस MgCl2. अगर 1:1 के रेशियो मिलेंगे तो, अगर 2:1 के रेशियो मिलेंगे, RMgCl का 2 यूनिट ले लिया, SiCl4 का 1 यूनिट ले लें, तो 2:1 के रेशियो में अगर लेंगे तो ये बनेगा R2SiCl2 प्लस 2MgCl2. इसी तरह से अगर 3:1 का ले ले रेशियो, RMgCl प्लस SiCl4, अगर 3:1 का रेशियो ले लें तो ये R3SiCl प्लस 3MgCl2 हो जाएगा. समझ गया ना. इस तरह से सबसे पहले हम ऑर्गेनोसिलिकन हैलाइड्स बनाते हैं एंड देन कम्स द नेक्स्ट स्टेप विच इज हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑर्गेनोसिलिकन हैलाइड्स. सिलिकॉन्स के कई क्लास होते हैं, डिपेंड करेगा कि कौन सा ऑर्गेनोसिलिकन हैलाइड का हमने हाइड्रोलिसिस किया है एंड देन अकॉर्डिंगली हमें वो सिलिकॉन मिलेगा. 3 मेजर टाइप के सिलिकॉन्स होते हैं. तो सेकेंड स्टेप हाइड्रोलिसिस, इसका स्टेप 2 हो जाएगा
हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑर्गेनोसिलिकॉन हैलाइड्स। अब इसमें डिफरेंट हैलाइड्स को लेंगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलिकॉन बनेगा। फॉर्मेशन ऑफ लीनियर चेन सिलिकॉन्स। लीनियर चेन मतलब स्ट्रेट चेन सिलिकॉन जिसमें कोई ब्रांचिंग नहीं हो। दैट इज ऑब्टेन्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइअल्काइल सिलिकॉन हैलाइड by hydrolysis of dialkyl silicon halides। डायल्काइल सिलिकॉन हैलाइड्स का कोई एक एग्जांपल लो या पहले जनरल ही ले लो। R2SiCl2 जब इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या होगा, Cl का सब्स्टिट्यूशन OH से होगा, वैसे ही जैसे कि SN1 रिएक्शन होता है। सिलिकॉन के जगह पे कार्बन होता है वहां पे, तो यहाँ पे बनेगा RSiR और यहाँ पे OH आ जाएगा प्लस 2HCl। जरा कोरिलेट करोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। अगर कार्बन पे 2 OH होता है तो हम वहां से डिहाइड्रेशन करके एल्डिहाइड कीटोन बना देते हैं, यानी कि 2 OH आर अनस्टेबल एट ए कार्बन, 2 OH आर अनस्टेबल एट ए सिलिकॉन ऑल्सो। लेकिन यहाँ पे डिहाइड्रेशन इंट्रामॉलिक्यूलर नहीं होके इंटरमॉलिक्यूलर होता है, एंड दैट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर। अब वो कैसे होगा वो जरा देखो। ये वाला पॉलीमराइज होता है, दैट इज पॉलीमराइज्ड। अब किस तरह से वो देखते हैं। 3 यूनिट में लिख रहा हूं, SiR OH 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 Si OH R OH Si OH R। ये 3 यूनिट मैंने लिखा है। अब देखो क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन, और ये प्रोसेस आगे चलते रहेगा, कॉन्टिन्यूअस चेन बनते रहेगा। तो जो पॉलीमर बनेगा वो दिखेगा कैसा, वो पॉलीमर दिखेगा इस तरह से। देखो O आगे ये एक्सटेंडेड है, SiR O SiR O SiR और ये चलता जाएगा इस तरह से। इसी को हम कहते हैं लीनियर चेन सिलिकॉन। लीनियर चेन का मतलब क्या हुआ, ये बाइफंक्शनल है। बाइफंक्शनल है, दोनों एंड से एक्सटेंड हो रहा, और बाकी के जो 2 ग्रुप हैं वो इनर्ट है R, उधर से पॉलीमराइजेशन नहीं हो सकता। तो ये एक स्ट्रिंग की तरह, एक लीनियर चेन की तरह एक्सटेंड होते रहेगा, इसमें कोई ब्रांचिंग का स्कोप नहीं होगा। समझ गए? सो इट इज लीनियर चेन सिलिकॉन। अब यहां पे सुनो एक स्मॉल स्टोरी। किसी भी पॉलीमर की प्रॉपर्टी उसके मोलर मास पे डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा मोलर मास उतनी ज्यादा पॉलीमर की डेंसिटी होगी, उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा, और एक सर्टेन मोलर मास के बाद तो मेल्ट होना भी बंद हो जाएगा। अब अगर हम इस रिएक्शन को देखें
तो ये तो नेवर एंडिंग रिएक्शन होगा, क्योंकि हर जगह एंड में तो एक OH मिलेगा, और ये OH मिलेगा तो ये दूसरे के OH के साथ डिहाइड्रेट करेगा, यानी कि ये चेन के एंड पे कभी खत्म ही नहीं होगा रिएक्शन, है या नहीं। ये तो एंड पे मान लो 2 चेन बन गया, दोनों चेन के एंड पे OH है, दोनों चेन ही आपस में जुड़ जाएगा, यानी कि थ्योरेटिकली इसका अंत क्या होगा कि सारे R2SiOH मिलके एक ही चेन, सिंगल चेन के थ्रू कनेक्ट हो जाएंगे। और अगर ऐसा हो गया तो उस पॉलीमर का मोलर मास, उस सिलिकॉन का मोलर मास इनफाइनाइटली लार्ज हो जाएगा, और इनफाइनाइटली लार्ज हो जाएगा तो उसकी विस्कोसिटी, डेंसिटी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो पॉलीमर किसी काम का ही नहीं रह जाएगा। सो वी नीड टू कंट्रोल द मोलर मास इन द प्रिपरेशन ऑफ सिलिकॉन, एंड फॉर दैट पर्पस एक खास रिएजेंट ऐड करना होता है जिसको हम चेन टर्मिनेटर कहते हैं, एंड दैट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नो हियर। वो कई बार आया है क्वेश्चन में, सुनते हैं जरा। तो इफ polymerization is allowed to continue a very high molar mass, polymer is obtained that has no practical use. To control the molar mass, small amount of R3SiCl is added as, इसको बोलते हैं चेन टर्मिनेटर। ये कैसे चेन टर्मिनेटर का काम करता है, ये कैसे मोलर मास को कंट्रोल करता है, जरा देखेंगे। R3SiCl ये भी वाटर के साथ हाइड्रोलाइज होगा, और ये पहले बनाएगा RSiOH जो कि मोनोफंक्शनल है। ये एक साइड से रिएक्ट कर गया तो वहीं पे चेन टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि अब दूसरा OH नहीं है आगे चेन को एक्सटेंड करने के लिए, तो ये चेन की कैपिंग कर देगा, चेन की कटिंग कर देगा, चेन वहीं पे रुक जाएगा। अगर इसे हम यूज करेंगे ट्रेस अमाउंट में तो ये क्या करेगा, ये है ग्रोइंग पॉलीमर चेन। ये ग्रोइंग पॉलीमर चेन के एक एंड पे लग जाएगा और उस साइड से रिएक्शन को ब्लॉक कर देगा या नहीं, कुछ इस तरह से RSiRO SiO चलते जाएगा ये इस तरह से। यहाँ पे अब ये आगे नहीं रिएक्ट कर सकता है।
चेन टर्मिनेट हो गया यहाँ पे। So a small amount of R3SiCl is added during the preparation of linear chain silicone to control the molar mass of silicone, molar mass of linear chain silicone. अगर हम हाइड्रोलिसिस ऑफ R2SiCl2 करवाएं इन द लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर, कंट्रोल्ड हाइड्रोलिसिस, उस केस में एक खास तरह का सिलिकॉन बनता है, साइक्लिक सिलिकॉन। हमने लीनियर चेन बनाया, अब दूसरा आ जाएगा साइक्लिक सिलिकॉन, है ना। लीनियर चेन, साइक्लिक, preparation of cyclic silicone. If hydrolysis of R2SiCl2 is carried out in limited supply of water, cyclic silicone are formed. किस तरह से देखो, R2SiCl2 की अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो अभी अभी हमने देखा था R2SiOH होल ट्वाइस पहले बनता। अगर ये लिमिटेड हो तो अब ये किस तरह से रिएक्ट करता है जरा देखोगे। देन दिस R2, इसको इस तरह से मैं लिख रहा हूं, RSiR OH OH SiR R OH OH SiOH OH। ये मैंने 3 मोनोमर यूनिट लिया और ये आपस में कुछ इस तरह से डिहाइड्रेट करेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन, और बनेगा SiO R R R R R, और ये 6 मेंबर्ड मेजर प्रोडक्ट बनेगा। थोड़ा सा इसके 3 यूनिट की जगह 4 यूनिट ले लोगे तो 8 मेंबर्ड रिंग भी बनता है इसमें, बट वो माइनर प्रोडक्ट्स होते हैं। That is the minor product. ये माइनर प्रोडक्ट्स होंगे। तो इस तरह से लीनियर चेन और साइक्लिक चेन सिलिकॉन्स बनते हैं। इन दोनों सिलिकॉन्स का जो कॉमन यूज है, ये लिब्रिकेंट्स की तरह यूज होते हैं क्योंकि इसमें स्मूथनेस होता है, ये एक विस्कस लिक्विड की तरह होते हैं। बोथ लीनियर चेन एंड साइक्लिक सिलिकॉन्स आर
highly viscous liquids with high melting point and boiling point used as lubricants and greases। ब्लैक कलर का देखते हैं ना, बेयरिंग, बॉल बेयरिंग में डालते हैं, लुब्रिकेंट्स एंड ग्रीसेस। तो ये था इतना आज के लिए। अब कल क्रॉसलिंक्ड सिलिकॉन्स, सिलिकेट्स, थोड़ा सा ग्लास के बारे में भी पढ़ना है हमें, और अगर टाइम मिला तो फिर आगे हम ग्रुप 15 स्टार्ट कर लेंगे। आपके क्लासरूम पे